अक्सर जब किसी इंसान की तबीयत खराब होती है तो हम तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल। वहाँ ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे, एमआरआई होता है और रिपोर्ट में साफ दिख जाता है कि शरीर के किस हिस्से में बीमारी है। मतलब डायग्नोसिस एकदम सटीक होता है और इलाज शुरू हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो एक सीधा गणित है। शरीर के अंदर क्या चल रहा है, ये डेटा और मशीनें हमारे सामने खोल कर रख देती हैं। सही बात है। लेकिन जरा सोचिए, जब किसी बिजनेस की तबीयत खराब होती है तो क्या होता है। मतलब एक दुकान या कोई फैक्ट्री बाहर से बिल्कुल स्वस्थ दिख सकती है। बिल्कुल। माल रोज बिक रहा है, मशीनें चल रही हैं। हाँ, कर्मचारियों की भीड़ लगी है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो कंपनी पूरी तरह खोखली हो रही होती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। आज के हमारी इस डीप डाइव चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। आज हमारे पास जो रिसर्च और डेटा है वो एक ऐसे इंसान के दिमाग से आया है जिन्हें व्यापारिक दुनिया में बैलेंस शीट का डॉक्टर कहा जाता है। और आज का हमारा मिशन कोई बोरिंग किताबी ज्ञान बांटना नहीं है। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि आखिर छोटे व्यापार, जिन्हें हम एसएमई कहते हैं, वो जीवन भर छोटी ही क्यों रह जाते हैं। एग्जैक्टली वो कौन सी अदृश्य दीवारें हैं जो उन्हें रोकती हैं। और मैं इस पड़ताल को लेकर सच में बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी ऐसे इंसान के लिए है जो इस नंबरों के खेल को समझना चाहता है। तो चलिए सीधे बीमारी की जड़ पर वार करते हैं। हमारे स्रोत में किस्मत को लेकर एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। लोग कहते हैं ना कि अरे उसका तो लक अच्छा था इसलिए बिजनेस चल गया। देखिए, यही सबसे बड़ा भ्रम है। इस रिसर्च में बहुत साफ कहा गया है कि व्यापार में किस्मत सिर्फ कोई संयोग या लॉटरी नहीं है। किस्मत दरअसल तब काम करती है जब आपकी तैयारी और बाजार का अवसर आपस में टकराते हैं। जैसे वो पीटीएम वाला उदाहरण था। बिल्कुल। पेटीएम का ही मामला देखिए। 2016 में जब अचानक नोटबंदी हुई तो लोग कहने लगे कि पेटीएम की तो किस्मत चमक गई। हाँ, रातों रात हर जगह पीटीएम दिखने लगा था। लेकिन ऐसा था नहीं। वो सालों से अपने डिजिटल पेमेंट के बुनियादी ढांचे पे काम कर रहे थे। उन्होंने सर्वर बनाए थे, तकनीक दुरुस्त की थी। मतलब नोटबंदी एक अवसर था, लेकिन उनका लक इसलिए काम कर गया क्योंकि उनकी तैयारी पूरी थी। अगर उनके पास वो मजबूत सवर नहीं होता तो करोड़ों लोग ऐप पर आते और सिस्टम उसी दिन क्रैश हो जाता। एकदम सही। अवसर हाथ से निकल जाता। मतलब तैयारी ही वो नींव है जिस पे किस्मत टिकती है। लेकिन यहाँ एक पेच है। छोटे व्यापारियों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। वो फाइनेंस शब्द से बहुत घबराते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि फाइनेंस तो सिर्फ सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिरदर्द है। जबकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अकाउंट्स और फाइनेंस दोनों बिल्कुल अलग हैं। अकाउंट्स वो है जो अतीत में हो चुका है और फाइनेंस वहां से शुरू होता है जहां अकाउंट्स खत्म होता है। दर्ज हो गया। ये इतिहास है। जो बदल नहीं सकता। हाँ, लेकिन फाइनेंस फाइनेंस उस ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करता है। वो तय करता है कि कल जो 100 रुपए का माल बिकेगा उसमें मुनाफा कैसे बढ़ाया जाए। फाइनेंस भविष्य की रणनीति है। अच्छा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग हमारी गाड़ी का रियर व्यू मिरर है, जो सिर्फ ये बताता है कि हम किस रास्ते से गुजर चुके हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। और फाइनेंस उसी गाड़ी की हेडलाइट है, जो अंधेरे में भी आगे का रास्ता दिखाती है कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ स्पीड बढ़ानी है। एकदम सटीक। बिना हेडलाइट के आप सिर्फ रियर व्यू मिरर देखकर गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होना तय है। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात आती है। फाइनेंस सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, वो नंबरों को एक कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ भी देता है। रिसर्च में एक 40 नंबर वाला बहुत गहरा उदाहरण है। वो गणित के नंबर वाला? हाँ। मान लीजिए किसी बच्चे को गणित में 40 नंबर मिलते हैं। क्या ये अच्छा है या बुरा? अगर बिना संदर्भ के पूछें तो मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। 40 नंबर हवा में बस एक आंकड़ा है। बिल्कुल, यही मनोविज्ञान है। अगर वो 40 नंबर 40 में से ही आए हैं तो शानदार है। अगर 100 में से 40 आए हैं तो बहुत खराब है। और अगर पूरी क्लास का औसत ही 45 हो तो 40 नंबर फिर से बुरे लगने लगते हैं। लेकिन अगर उसी बच्चे को पिछले साल सिर्फ 30 नंबर आए थे और इस बार 40 आए हैं तो ये एक जबरदस्त प्रगति है। क्या बात है। मतलब नंबर वही 40 है, लेकिन संदर्भ बदलते ही उसका पूरा मतलब बदल गया। व्यापार में भी यही होता है। एक व्यापारी 10 लाख का प्रॉफिट देखकर खुश हो सकता है, लेकिन फाइनेंस ये पूछेगा कि क्या बाजार के बाकी लोग उसी लागत में 15 लाख तो नहीं कमा रहे। ओहो, संदर्भ के बिना नंबर अंधे होते हैं। और इसी कमी के कारण छोटे व्यापारी ऐसी गलतियां करते हैं जो उन्हें हमेशा छोटा बनाए रखती हैं। हमारे डेटा में एक बहुत बड़ी समस्या का जिक्र है, कच्चे का धंधा। मतलब बिना बिल के काम करना। हाँ, और ये कोई अकाउंटिंग की समस्या नहीं है,
ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या है। होता क्या है कि कई लोग किसी बड़े विजन के साथ बिजनेस में नहीं आते। शायद नौकरी छूट गई तो मजबूरी में काम शुरू कर दिया। फिर पैसा आने लगता है तो उन्हें खुद पर यकीन नहीं होता कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी छोटी सोच के कारण वो थोड़ा टैक्स बचाने के लिए कच्चे में व्यापार करने लगते हैं। ना पक्का बिल, ना पक्का हिसाब। और यहीं से वो भ्रम पैदा होता है कि वो बहुत पैसा बचा रहे हैं। स्रोत में सुरेश और रमेश प्राइवेट लिमिटेड की केस स्टडी है जो होश उड़ाने वाली है। मान लीजिए दो एकदम एक जैसी कंपनियां हैं, दोनों की कमाई 100 करोड़ है और असली खर्च 70 करोड़ है। रमेश एकदम साफ सुथरे पक्के में काम करता है। वो 100 करोड़ों में से 70 खर्च निकालकर 30 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता है। उस पे ईमानदारी से 10 करोड़ का टैक्स बढ़ता है और 20 करोड़ का शुद्ध मुनाफा अपनी बैलेंस शीट पे चमकाता है। और दूसरी तरफ सुरेश है, जिसे हर हाल में टैक्स बचाना है। वो कच्चे में काम करता है। वो नकली बिल लगाकर अपने 70 करोड़ के खर्च को 80 करोड़ दिखा देता है। मतलब प्रॉफिट गिरकर सिर्फ 20 करोड़ रह गया। हाँ, अब इस 20 करोड़ पर वो 6.5 करोड़ टैक्स देता है और 13.5 करोड़ प्रॉफिट दिखाता है। सुरेश मनी मन बहुत खुश होता है कि उसने रमेश से 3.5 करोड़ कम टैक्स दिया। उसने वो पैसा बोरे में भरा और घर ले गया। ये तो हर दूसरे बाजार की कहानी है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब कंपनी की वैल्यूएशन की बात आती है। शेयर बाजार अक्सर कंपनियों को उनके मुनाफे के आधार पर वैल्यू देता है, जिसे पीई रेशियो कहते हैं। मतलब 20 का मल्टीप्लायर मान लेते हैं। तो रमेश की कंपनी जो 20 करोड़ प्रॉफिट दिखा रही थी, उसकी वैल्यूएशन 20 गुना के हिसाब से सीधे 400 करोड़ हो गई। और सुरेश की कंपनी, क्योंकि उसने कागजों पर प्रॉफिट सिर्फ 13.5 करोड़ किया था, तो बाजार उसे 20 गुना करके सिर्फ 270 करोड़ की वैल्यू देगा। बाप रे, जरा गणित देखिए। सुरेश ने आज 3.5 करोड़ नकद बचाने के चक्कर में अपनी कंपनी की कुल वैल्यूएशन में सीधे 130 करोड़ रुपए की आग लगा दी। इसे रिपोर्ट में सेव कॉस्ट एट एनी कॉस्ट की बीमारी कहा गया है। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़े मारना हुआ ये तो। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है जो बात मुझे खटक रही है। क्या छोटे शहर के व्यापारी को इस 400 करोड़ की वैल्यूएशन से कोई मतलब है? वो तो शेयर बाजार जा ही नहीं रहा। अगर वो अपनी दुकान में खुश है तो क्या उसके लिए 3.5 करोड़ नकद घर ले जाना सही नहीं है? ये बहुत वाजिब सवाल है और ज्यादातर व्यापारी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन अगर हम बड़े परिदृश्य को देखें तो कच्चे का धंधा सिर्फ टैक्स चोरी तक सीमित नहीं रहता। ये कंपनी के पूरे डीएनए को सड़ा देता है। वो कैसे? सोचिए, जब कर्मचारियों को पता चलता है कि बॉस खुद सिस्टम से चोरी कर रहा है तो उनका भी नैतिक पतन शुरू हो जाता है। वो देखते हैं कि गल्ले से बिना हिसाब का पैसा निकल रहा है तो वो भी मौका देखकर चोरी करने लगते हैं। इसे साइफनिंग कहते हैं और आप पुलिस को बुला भी नहीं सकते, क्योंकि आपका खुद का पैसा 2 नंबर का है। क्या बात है। और दूसरी बात, चलिए वैल्यूएशन नहीं चाहिए, लेकिन आज का युग 90 के दशक वाला नहीं है। आप सरकार के एआई और ट्रैकिंग सिस्टम की बात कर रही हैं? बिल्कुल। आज एआई और जीएसटी का ट्रैकिंग सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि सरकार 7 लेयर गहरी फेक बिलिंग को भी बैठे बैठे पकड़ रही है। स्रोत में एक पुराना उदाहरण है जो बिना एआई के सिर्फ रेशियो एनालिसिस से पकड़ा गया था। एक आईटी कंपनी थी जो रातों रात अपना रेवेन्यू बहुत ज्यादा दिखा रही थी। एक होशियार एनालिस्ट ने कोई जासूसी नहीं की, बस रेवेन्यू बनाम सैलरी कॉस्ट का अनुपात निकाला। मतलब कंपनी तनख्वाह कितनी बांट रही है और पैसा कितना कमा रही है। ठीक यही। उसने देखा कि उस कंपनी का अनुपात उस समय की सबसे बेहतरीन कंपनी इन्फोसिस के मुकाबले 4 गुना ज्यादा था। ओहो। ये तार्किक रूप से असंभव था। अगर इन्फोसिस 1 रुपए की सैलरी देकर 5 रुपए का काम निकाल रही है तो कोई नई कंपनी 1 रुपए की सैलरी देकर 20 रुपए का काम कैसे निकाल सकती है? मतलब आप कागजों पे सेल तो नकली दिखा दोगे, लेकिन उस सेल को करने वाले नकली कर्मचारी कहां से लाओगे और उनकी सैलरी का बैंक ट्रांजैक्शन कैसे दिखाओगे? बिल्कुल सही पकड़े। डेटा के बीच के ये जो गैप्स है, एआई आज इन्हीं को पकड़ता है। आज सिस्टम ई-वे बिल, फास्टैग और आपकी फैक्ट्री के बिजली के बिल तक का मिलान करता है। कागजों पर फैक्ट्री दिन रात चल रही है, पर बिजली का बिल एक घर जितना आ रहा है तो एआई तुरंत रेड फ्लैग कर देगा। ये सोच में डराने वाला लेकिन जरूरी सच है। अब अगर इस डर से बाहर निकलें तो रिसर्च बताती है कि बाजार में अपार संभावनाएं हैं। भारत में 6.5 करोड़ एसएमईज हैं, लेकिन क्या आपको पता है शेयर बाजार में केवल 6,000 कंपनियां लिस्टेड हैं? और देश का टोटल मार्केट कैप $4 ट्रिलियन से थोड़ा ही कम है। इसकी तुलना अमेरिका की सिर्फ एक कंपनी एनवीडिया से करिए, जिसका अकेले का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन है। ये दिखाता है कि भारत का बाजार अभी कितना खाली है।
और मजे की बात यह है कि इस खाली मैदान में बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए कोई रॉकेट साइंस या नए आविष्कार की जरूरत नहीं है। हमारी रिसर्च में एक बहुत व्यावहारिक रणनीति है। मैं इसे कहूंगा, पहिए का दोबारा आविष्कार मत करो, जो पहिया तेज घूम रहा है उसे अपनी गाड़ी में लगा लो। हाँ, इसे प्रूवन बिजनेस मॉडल अपनाना कहते हैं। जैसे द मिनिमलिस्ट्स नाम के स्किन केयर ब्रांड का उदाहरण। कोविड के दौरान 2 युवाओं ने देखा कि विदेशों में द ऑर्डिनरी नाम का ब्रांड चल रहा है, जो सीधे केमिकल्स के नाम से प्रोडक्ट बेचता है। हाँ, उन्होंने भारत में उसी मॉडल को, उसी पैकेजिंग स्टाइल को उठाया, क्वालिटी पर फोकस किया और मात्र 5 साल के अंदर कंपनी को 3,000 करोड़ रुपए में यूनिलीवर को बेच दिया। 5 साल में 3,000 करोड़। संजीव जुनेजा का भी उदाहरण है, जिन्होंने केश किंग तेल बनाया। कोई नया तिलिस्म नहीं खोजा, बस सही प्रोडक्ट पर फोकस किया, डिस्ट्रीब्यूशन बिछाया और 1700 करोड़ में बेच दिया। बिल्कुल, आपको बस सफल मॉडल को समझकर उसे पूरी शिद्दत से लागू करना है। लेकिन यहाँ एक उलझन है। अगर बाजार में बेंचमार्क पहले से सेट हैं, जैसे L&T औसतन 77 दिनों में अपना रोका पैसा वसूल लेती है, तो छोटे व्यापारी ये सब देखकर सीखते क्यों नहीं? वो किन चीजों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? वो अक्सर अपने ही बुने इन्वेंट्री के जाल में फंस जाते हैं। व्यापारी अपने प्रोडक्ट्स को लेकर इमोशनल हो जाते हैं। एक क्लाइंट की बहुत आंखें खोलने वाली केस स्टडी है। उनके पास 140 से ज्यादा अलग-अलग प्रोडक्ट्स थे। 140 प्रोडक्ट्स? हाँ, और जब डेटा खंगाला गया तो पता चला कि कुल बिक्री का 50% हिस्सा केवल टॉप 4 प्रोडक्ट से आ रहा था। सिर्फ 4 प्रोडक्ट आधा पैसा ला रहे थे। और लिस्ट के सबसे नीचे वाले 95 प्रोडक्ट्स को मिला दें तो वो केवल 5% बिक्री ला रहे थे। बाप रे, 95 प्रोडक्ट्स मिलकर सिर्फ 5% सेल। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो 5% सेल लाने वाला फ्लॉप माल गोदाम की 25% जगह घेरे हुए था। जब इन्वेंट्री की गणना हुई तो पता चला कि कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे थे जो अगर उसी रफ्तार से बिकते तो वो स्टॉक अगले 3,000 साल तक खत्म नहीं होता। 3,000 साल? मजाक हो रहा है क्या? ये तो बिजनेस के लिए आत्महत्या है। लेकिन कोई ऐसा करता क्यों है? क्या ये एक भी कस्टमर ना छूट जाए वाला डर है? बिल्कुल, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और साथ ही संक कॉस्ट फैलेसी कि अब बना लिया है तो फेंके कैसे। लेकिन समाधान निर्मम होना चाहिए। जब उन 95 गैर जरूरी प्रोडक्ट्स को बंद किया गया तो करीब 2 करोड़ रुपए का नकद एक झटके में फ्री हो गया। क्या बात है, गोदाम का 25% हिस्सा भी खाली हो गया। हाँ, किराया बचा। और उस 2 करोड़ को जब उन 4 तेज बिकने वाले प्रोडक्ट्स में लगाया गया तो कंपनी का मुनाफा 3.5 करोड़ रुपए बढ़ गया। ये बहुत बड़ा सबक है। जो नहीं चल रहा उसे बेरहमी से काट दो। यहाँ हल्दीराम का भी जिक्र है ना? हाँ, हल्दीराम ने शुरुआत के 13 साल तक सिर्फ अपनी मशहूर भुजिया पर फोकस किया था। अब मैं कड़ियां जोड़ पा रहा हूं। जब आपका पैसा उस 3,000 साल वाले फ्लॉप माल में फंस जाता है तो हाथ में नकदी नहीं बचती, और तब आप सबसे पहले किसका पैसा रोकते हैं? अपने सप्लायर्स का। और यहीं से एक और भयानक गलती शुरू होती है। व्यापारी सोचते हैं सप्लायर का पैसा रोकना या घुमाना स्मार्ट तरीका है, जबकि बिजनेस में सप्लाई चेन धड़कते दिल की तरह है। रिलैक्सो फुटवेयर का शानदार उदाहरण है। उन्होंने कस्टमर्स के लिए नहीं बल्कि सप्लायर्स की परेशानियां सुनने के लिए एक खास कॉल सेंटर बना रखा है। लेकिन देखिए, डेटा ये भी बताता है कि बड़ी कंपनियां जैसे L&T 220 दिन और यूनिलीवर 140 दिन तक सप्लायर का पैसा रोकती हैं। तो छोटा व्यापारी पूछेगा ना कि जब वो रोक सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि वो L&T और यूनिलीवर हैं। उनकी साख इतनी मजबूत है कि सप्लायर को पता है उसका पैसा मरेगा नहीं। सप्लायर L&T का बिल किसी भी बैंक में ले जाकर डिस्काउंट करवा सकता है। इसे ब्रांड पावर कहते हैं। ये तो बिल्कुल हमारे सिविल स्कोर की तरह है। एक बार स्कोर गिरा तो बैंक लोन नहीं देता। वैसे ही अगर व्यापारी सप्लायर का फोन काटना शुरू कर दे तो साख गिर जाती है। एकदम सही। बिजनेस में भरोसा सबसे बड़ी करेंसी है। बुरे वक्त में सप्लायर तभी साथ खड़ा होगा जब आपने अच्छे दिनों में पेमेंट समय पर की हो। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर कोई व्यापारी कल सुबह उठकर अपने बिजनेस को ठीक करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? इस रिसर्च के आधार पर 3 बुनियादी सुधार हैं। सबसे पहला, अपने प्रॉफिट के 5 अनुपातों का ज्ञान होना। ग्रॉस प्रॉफिट, EBITDA, EBIT, PBT और पैट। सुनने में ये शब्द डराते हैं, लेकिन हमारे स्रोत में पानी की बोतल का बहुत मजेदार उदाहरण है। मान लीजिए आपने 10 रुपए में बोतल बेची, उसे बनाने में प्लास्टिक और लेबर का खर्च 5 रुपए आया, तो बचे 5 रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़िए। अब इस 5 रुपए में से ऑफिस का बिजली का बिल और सैलरी घटेगी,
तो जो बचा वो एबिडा हुआ। हाँ, और फिर मशीनरी पुरानी हो रही है तो उसका डेप्रिसिएशन घटेगा, जिसे घटाने पर इबिट बचता है। फिर अगर लोन लिया है तो उसका ब्याज चुकाने पर पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है। और सबसे अंत में जब सरकार को टैक्स दे दिया तो जो आखिरी रकम घर ले जाने के लिए बची वो है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बिल्कुल, हर व्यापारी को ये 5 नंबर हर महीने याद होने चाहिए। बहुत आसान था ये। और दूसरी गलती, क्या वो इन्वेंट्री वाले मामले से जुड़ी है? हाँ, बिजनेस को एसेट हैवी बनाना, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री या बड़ी जमीन खरीदकर कैश फ्लो फंसा देना। पैसा खून की तरह है, उसे नसों में चलते रहना चाहिए, गोदाम में कैद नहीं करना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, भविष्य की कैश प्लानिंग का ना होना। हर व्यापारी की जेब में अगले 3 महीने का कैश फ्लो प्लान होना चाहिए। स्रोत में एपीएल ट्यूब्स के संजय गुप्ता का उदाहरण है। वो महीने में सिर्फ एक बार टीम के साथ मीटिंग करते थे और सिर्फ कुछ रेशियो देखते थे। सिर्फ नंबरों से मैनेजमेंट। हाँ, नंबर सही है तो मीटिंग खत्म, खराब है तो सीधा एक्शन प्लान, बिना भावनाओं के, सिर्फ डेटा के आधार पर। ये सब सुनकर साफ हो जाता है कि बिजनेस कोई मजबूरी नहीं, एक रणनीतिक संपत्ति है जिसे लगातार तराशना होता है। बिल्कुल, फाइनेंस के नजरिए से देखने पर छोटा व्यापार भी बहुत बड़ा साम्राज्य बन सकता है। आज की चर्चा ने सच में कई भ्रम तोड़ दिए हैं, लेकिन खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक और अहम बात पर विचार करें। हमने बात की कि सरकार एआई से टैक्स चोरी पकड़ रही है। जरा सोचिए, जब एआई और एडवांस हो जाएगा तो क्या भविष्य में फाइनेंस एनालिस्ट की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? बहुत गहरा सवाल है। क्या ऐसे एल्गोरिदम आ जाएंगे जो किसी व्यापारी को गलत फैसला लेने से पहले ही रोक देंगे? सोचिए, कोई भावनाओं में बहकर 3000 साल की इन्वेंट्री का ऑर्डर टाइप कर रहा हो और एआई उसका बैंक अकाउंट ही फ्रीज कर दे। क्या तकनीक भविष्य में इंसान की व्यावसायिक गलतियों को पूरी तरह खत्म कर देगी? ये सोचने वाली बात है। सच में ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हमें विचार करना चाहिए।